ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्लिनिकली भी इम्पोर्टेंट है और बाज़ औक़ात एग्ज़ाम में फाइनल ईयर के पेपर में, माइनर सर्जरी के पेपर में इस पे शॉर्ट नोट आ जाता है 8 नंबर का। वो है स्टाइल। स्टाइल यकीनन आपने इसका नाम सुना होगा। इसको गोहांजी भी कहते हैं, गोहांजी। ये जो हमारी आईलिड्स हैं इसके कोने पर एक सख्त बम्प, हार्ड बम्प, हार्ड बॉल सा बन जाता है। उसको स्टाई कहते हैं, स्टाई। या आम जुबान में उसको गोहांजी कहते हैं, गोहांजी या स्टाई। स्टाई तो इसका कॉमन नेम है जो इंग्लिश में भी बोला जाता है। इसको मेडिकल की जुबान में क्या कहेंगे? शाबाश। इसको मेडिकल की जुबान में क्या कहते हैं? हाँ, इसको कहते हैं हॉर्डियोलम। HORDIOLUM, HORDIOLUM। लेकिन इसको प्रोनाउंस ऐसे किया जाता है, इसको हा पढ़ा जाता है, HAW, हा। हा। आर साइलेंट है, उसके बाद फिर डी। इसको हम यानी कह सकते हैं हा, ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक हो। हा, HAW, इसको ऐसे आवाज निकालेंगे। इसको डी, DEE जैसे होता है, हा डी, हा डी। इसको ओ, ओ, ओ लम, LUM, ओ लम। इसको पढ़ते हैं हॉर्डियोलम, हॉर्डियोलम। लिखते इसको ऐसे हैं हॉर्डियोलम, पढ़ते इसको ऐसे हैं हॉर्डियोलम। ये इसका टेक्निकल और मेडिकल नेम है स्काई का, हॉर्डियोलम। हॉर्डियोलम पढ़ेंगे कैसे? हॉर्डियोलम। थोड़ा नया लफ्ज़ है, मैं इसलिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आपकी नॉलेज में भी इजाफे के लिए है, वोकेबलरी के लिए भी, कि स्टाई का लफ्ज़ कॉमन लफ्ज़ है। इंग्लिश ज़ुबान में इसको स्टाई कहते हैं। प्रॉपर मेडिकल की ज़ुबान में हो सकता है किसी आई स्पेशलिस्ट का प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आ जाए। आई स्पेशलिस्ट को कोई बंदा चेक कराता है और फिर वो प्रेस्क्रिप्शन आपके पास आ जाता है, तो यू शुड नो दैट अगर वहां ये लफ्ज लिखा हुआ है हॉर्डियोलम, इट मीन्स के वो स्टाई के लिए लिखा जाता है। यहाँ तक बेटा बात क्लियर हो गई? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यस सर। ठीक हो गया। यस सर। ठीक है, इसको हार्डियोलम या हॉर्डियोलम पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये जो गुहांजी कह लें या स्टाई कह लें, जब हमने देखा कि ये यहाँ पर जो हमारे आईलिड्स का एज होता है, यहाँ पर एक बम्प सा बनता है, एक हार्ड सा बॉल बन जाता है। बाज़ औक़ात तो उसके अंदर वाइट वाइट पस भी नजर आती है, बाज़ औक़ात तो रेड होता है। तो इसकी एटियोलॉजी क्या है? इसकी इसके काजेस क्या है? इसकी एटियोलॉजी क्या है? इसकी एटियोलॉजी के लिए 3 ग्लैंड्स को याद रखना जरूरी है, फिर आपको उसकी एटियोलॉजी समझ आ जाएगी। 3 ग्लैंड्स, वैसे तो आंख में और भी होते हैं, जो स्पेशली इसके साथ जिनका ताल्लुक है, तो 3 ग्लैंड्स हैं। एक को कहते हैं ग्लैंड ऑफ ज़ीइस, GLAND, ग्लैंड ऑफ ज़ीइस या ज़ीइस, ZEIS, ग्लैंड ऑफ ज़ीइस, ZEIS। ये ऑयल को सेक्रीट करता है, ऑयल की सेक्रीशन करता है। ग्लैंड ऑफ ज़ीइस, ग्लैंड ऑफ ज़ीइस, ये ऑयल की सेक्रीशन करता है, ऑयल की।
और आंख को नम रखता है, आंख को एक किस्म की लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ये ग्लैंड्स ऑयल की सेक्रेशन करके। इसको कहा जाता है ग्लैंड ऑफ ज़ीइस। दूसरा जो है उसे कहा जाता है माइबोमियम, माइबोमियन ग्लैंड, माइबोमियन, एम एम ई आई बी ओ एम ई आई बी ओ एम आई ओ एन ग्लैंड। इसको पढ़ते हैं माइबोमियन ग्लैंड, माइबोमियन। तो एम ई को एम ई आई को मै पढ़ते हैं, माइबोमियन, बोमियन, माइबोमियन, माइबोमियन ग्लैंड, माइबोमियन ग्लैंड। ये एक फ्लूइड होता है जिसको मैबम कहते हैं, एम ई आई बी यू एम। ये मैबम को रिलीज करता है, एम ई आई बी यू एम, मैबम। मैबम एक फ्लूइड है आंख का, ये उसको सेक्रेट करते हैं। मैबियम ग्लैंड्स आंख के थोड़े से अंदर वाले पोर्शन में होते हैं और ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस बैर वाले पोर्शन में होते हैं। ये ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं, ये मैबियम को प्रोड्यूस करते हैं। दोनों का मकसद आंख को लुब्रिकेट करना, आंख को मॉइस्ट रखना, आंख को फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ताकि ये जो हमारे आईलिड्स हैं इनकी मूवमेंट आसानी से होती रहे, अपने आप को गर्दो गुबार से बचाने के लिए। आपको पता है ये हमारे आईलिड्स मुसलसल मूव करते रहते हैं। ग्लैंड्स ऑफ ज़ीइस, मायोबियम, मायोबियन ग्लैंड्स। और तीसरे होते हैं मोल्स ग्लैंड्स, एम ओ डबल एल एस, मोल्स, एम ओ डबल एल एस, मोल्स ग्लैंड, मोल्स, एम ओ डबल एल एस। ये तीन ग्लैंड्स के नाम याद रखना ज़रूरी है जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ रही हों या किसी से डिस्कस कर रही हों कि व्हाट इज स्टाई, इन अदर वर्ड्स हॉर्डियोलम। हॉर्डियोलम क्या है? उसमें तीन ग्लैंड्स, ग्लैंड्स ऑफ ज़ीइस ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं, मायोबियम ग्लैंड्स मैबम को प्रोड्यूस करते हैं, मोल्स ग्लैंड सेबम को प्रोड्यूस करते हैं। सेबम ये नहीं होता जो हमारी स्किन में भी होता है, सेबोरिया, सेबेशियस ग्लैंड्स, वहां पर भी जो फ्लूइड होता है उसको सेबम कहते हैं, जो हमारी स्किन को मॉइस्ट रखता है, सेबम। अब तीन हो गए, ग्लैंड ऑफ ज़ीइस ऑयल, मायोबियम, मायोबियन, मैबम, और मोल्स ग्लैंड्स सीबम, सीबम को सेक्रेट करते हैं। तो एक्चुअली ये इन ग्लैंड्स की सेक्रीशन, क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आते हैं, एक्सो हार्मोन्स नहीं होते, एक्सोक्राइन छोटी छोटी डक्ट्स के जरिए इस हमारी आंख को सेक्रीशंस प्रोवाइड करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो स्टाई का काज होता है, जो स्टाई की एटियोलॉजी होती है, वो इन ग्लैंड्स की सेक्रीशन की ब्लॉकेज की वजह से, ब्लॉकेज की वजह से। जी बिल्कुल, मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हॉर्डियोलम या स्टाई के पीछे तीन ग्लैंड्स फिजियोलॉजी में, ग्लैंड्स ऑफ ज़ीइस ऑयल को प्रोड्यूस करता है, माइबोमियन ग्लैंड्स मैबम को सेक्रेट करते हैं, मोल्स ग्लैंड्स सेबम को सेक्रेट करते हैं। तो अगर इन ग्लैंड्स की सेक्रीशन या फ्लो में कहीं पर भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ब्लॉकेज आ जाए, तो एक हार्ड रेड, हार्ड रेड बम्प बन जाता है, रेड टेंडर बम्प, रेड टेंडर बम्प। ये जो मिनी स्टाई नजर आती, एक बॉल सा बना हुआ, एक उभार सा, एक छोटा सा एब्सिस आपको मरीज के उस पे नजर आता है, इसको कहते हैं रेड टेंडर बम्प, BUMP, रेड टेंडर बम्प, रेड टेंडर बम्प, BUMP बम्प। अब अगर इसकी मैं प्रॉपर डेफिनेशन करूं तो मैं आपको नोट्स दे चुका हूं। स्टाई
also known as hordeolum, is a bacterial infection of the oil glands in the eyelids. फिर इनमें ब्लॉकेज होती है और ब्लॉकेज के बाद मोस्ट प्रोबेबली इनके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है। इन ग्लैंड्स की ब्लॉकेज होगी और ब्लॉकेज के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फिर वहां पर आपको पता है कि जहां पर भी कोई फ्लूइड का फ्लो रुकता है, ब्लॉक होता है, दैट इज द फेवरेबल प्लेस फॉर पैथोजेंस। तो पैथोजेंस के लिए वो फेवरेबल प्लेस बन जाती है। अब वहां पर बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया की आमतौर पर जो स्टेफलोकोकस बैक्टीरिया है, स्टेफलोकोकस नाम आपने सुना है, स्टेफलोकोकस बैक्टीरिया बिलखसूस इसमें इन्फेक्शन का बायस बनते हैं, स्टेफलोकोकस बैक्टीरिया। तो अब इसकी डेफिनेशन हम यूं कर सकते हैं, अस्टाई आल्सो नोन एज hordeolum is a bacterial infection of the oil glands in the eyelids। ये eyelids में this results in a red tender bump at the edge of the eyelid, जिसका नतीजा ये निकलता है एक रेड हार्ड बम्प बन जाती है वो हमारे इस आईलिड। अब दो तरह की स्टाई होती हैं, एक को अपर आईलिड पे कहते हैं और एक लोअर। अक्सर हमने देखोगा कि ऊपर आईलिड जो है, आईलिड्स के ऊपर बम्प बन जाता है या फिर आईलिड्स के नीचे बन जाता है, उसको अपर स्टाई और लोअर स्टाई भी कहते हैं। एक होती है एक्सटर्नल स्टाई और इंटरनल स्टाई। एक्सटर्नल स्टाई आंख के बैर बनती है, ये नीचे भी बनेगी तो बैर बनेगी, ऊपर बनेगी तो बैर। कुछ लोगों का आपने देखोगा स्टाई बाजू का थोड़ी सी अंदर बन रही होती है। तो बिल्कुल आसान लफ्जों में, क्योंकि ये ग्लैंड्स ऑफ जीस और मोल्स ग्लैंड्स, ग्लैंड्स ऑफ जीस और मोल ग्लैंड्स ये एक्सटर्नल पाए जाते हैं और मायोबियन ग्लैंड्स इंटरनली पाए जाते हैं। तो इसलिए स्टाइज भी एक्सटर्नल भी बन सकती हैं और इंटरनल भी। मैं जब आप क्लिनिक पे होंगे और स्टाई का केस आपके सामने आएगा तो बेटा मेडिसिन से पहले इन तमाम चीज़ों को आपने ध्यान में रखना। सबसे पहली बात तो यह है कि बीइंग डॉक्टर यू शुड नो दैट व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। जब तक आपको व्हाट इज दैट का नहीं पता तो मैं माजरत, फिर आप मेरा मरीज तो ठीक हो जाएगा, मैं अपनी बात करूं, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अगर मुझे कुछ डॉक्टर मुझसे पूछे कि भाई स्टाई क्या है, मैं कहूँ जी इसको छोड़ें, पल्सर टीला से ठीक हो जाती है, तो वो फिर जरा बात अजीब सी लगती है। पहले मैं ये तो बताऊँ ना कि स्टाई है क्या। स्टाई हॉर्डियोलम, हॉर्डियोलम इसको मेडिकल में कहते हैं। इटियोलॉजी में इसके अंदर तीन ग्लैंड्स, ग्लैंड्स ऑफ जीस, मायोबियन ग्लैंड्स, मोल्स ग्लैंड्स जो सेक्रेशन कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की ऑयल, मेबम, सेबम आँख को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसमें बहुत सारी मसला है, वो बहुत लंबी फिजियोलॉजी है। गर्द गुबार से हमें बचाता है ये फ्लूइड्स, हमारी आँख को पैथोजन से बचाता है, हमारी आँख के मूवमेंट में इसमें जो है वो फैसिलिटेट करते हैं, तर रखते हैं, मॉइस्ट रखते हैं, आँख को ड्राई नहीं होने देते। वो फिर हमने पढ़ा भी था, कॉर्निया वगैरह उनको जो है वो मॉइस्ट रखते हैं। अगर इनके अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाए और उस ब्लॉकेज की वजह से वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाए, स्टेफिलोकोकस स्पेसिफिकली, दैट इज कॉल्ड हॉर्डियोलम। इतना अगर आप किसी को बता दें तो दैट इज टू मच सफिशिएंट, क्योंकि अब हम आई स्पेशलिस्ट तो नहीं है। इतना अगर हम किसी को बता लें तो दैट इज टू मच सफिशिएंट। फिर आपने बताना है कि जनाब चूंकि कुछ ग्लैंड्स एक्सटर्नल हैं कुछ इंटरनल हैं, तो इसलिए स्टाइज भी एक्सटर्नल भी हो सकती हैं, इंटरनल भी हो सकती है। जो एक्सटर्नल स्टाई होती है, एक्सटर्नल यानी बैर की जानिब एक्सटर्नल, उसके लिए फिर लफ्ज यूज किया जाता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल हॉर्डियोलम, एक्सटर्नल हॉर हॉर्डियोलम, हॉर्डियोलम, एक्सटर्नल हॉर्डियोलम। आर को आपने साइलेंट रखना है या आर की आवाज बहुत कम आपने निकालनी है, एक्सटर्नल हॉर्डियोलम। और दूसरी कौन सी हो जाएगी, इंटरनल हॉर्डियोलम,
In simple words, it is external style and it is internal style. It is external style and internal style. एक तो ये इसकी दो टाइप्स हो जाएंगी। दूसरा लोकेशन के हिसाब से, साइट के हिसाब से भी स्टाई ऑन अपर लिड एंड स्टाई ऑन लोअर लिड। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हॉर्डियम ऑन अपर लिड एंड हॉर्डियम ऑन लोअर लिड। जहां तक कितना समझ आया, फिर मैं आगे चलूं। जी डॉक्टर सरबान, सर आ गया। आ गया सबको? जी सर। तो मुश्किल तो नहीं भाई? नो सर। फातिमा बीबी, अतीका, वकास, हफ्सा असलम, इमराना, कैनात, सना, सोबिया, जारा, समझ आ यस गई? सर। समझ आ गई? चलो ठीक है, शाबाश। The cause of the stye is usually bacterial infection by Staphylococcus. The internal one are due to the infections of the internal ones. जैसे मैंने कहा ना कि दो होंगी, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, तो वो यही कह रहा है, नोट्स भी यही कह रहे हैं कि द इंटरनल वंस इज मोस्टली ड्यू टू मायोबियन ग्लैंड्स। तो इंटरनल स्टाई जो है वो मायोबियन की वजह से होती है, gland which is situated along the eyelid, while the external ones are due to the infection of sebaceous glands। ये मोल्स के जो हैं एक्सटर्नल आमतौर पर sebaceous या glands of Zeiss की वजह से होते हैं। The most probably cause is the blockage of oil gland। अच्छा, बाज़ों का इन्फेक्शन नहीं होती, जस्ट ब्लॉकेज होती है। इन्फेक्शन उसका अगला स्टेप है कि अगर वो काफ़ी देर ब्लॉक रहेगा, फ्लूइड्स आगे नहीं जाएगा, तो फिर वो फेवरेबल प्लेस बन जाएगी। लेकिन द मोस्ट कॉमन जो है, कॉमन काज है वो ब्लॉकेज ऑफ द आयल ग्लैंड, ब्लॉकेज ऑफ आयल ग्लैंड विदाउट एनी इन्फेक्शन। 3 different glands within the eyelids are implicated in the pathogenesis of stye या हॉर्डियोलम। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 किस्म के ग्लैंड्स इस हॉर्डियोलम के बनने में हिस्सा लेते हैं, ग्लैंड्स ऑफ ज़ेस, मायोबियन ग्लैंड्स और मोल्स ग्लैंड्स। Often a stye will go away without, अच्छा बाज़ औक़ात ये इन ग्लैंड्स की सेक्रेशन में ब्लॉकेज आती है और खुद ब खुद क्लियर भी हो जाती है। तो कई दफ़ा आपने देखा होगा थोड़ी सी वो स्टाई बनती है तो वो ठीक हो जाती है। तो मैंने बुजुर्गों से सुना था, फिर मैं जब इसको उस दिन स्टडी कर रहा था तो मुझे समझ आए कि वो कहते हैं कि जहाँ पर अगर वो स्टाई अभी बन रही हो तो आप एक हाथ की फिंगर लेके दूसरे हाथ पे ऐसे ऐसे करेंगे तो ये थोड़ा सा ना हीट अप हो जाती है। बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है, हीट अप हो जाती है। इसको आप यहाँ लगाएंगे जहाँ वो बन रही है। बिल्कुल अगर आपने स्टार्ट में ये शुरू कर दिया तो आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं। अब पैथोलॉजी भी यही कह रही थी कि स्लाइट हीट से, अब यहाँ पर हम कोई गर्म टकोर तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि आंख है, मैं कोई बड़ी वो गर्म चीज तो नहीं लगा सकता। तो ये बड़ा एक अच्छा वो है, तो आप इसको जब रब करते हैं तो यहाँ पर हीट पैदा होती है। इसको जब आप यहाँ लगाते हैं तो यहाँ पर सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है, थोड़ा थोड़ा प्रेस करने से और लगाने से। तो बाज़ों का इतनी ही ब्लॉकेज होती है कि वो इससे भी ओपन हो जाती है। तो ये स्टाइज बाज़ों का बनती हैं और बगैर किसी ट्रीटमेंट के। ऑफन स्टाई विल गो अवे विदाउट एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इन अ फ्यू डेज और वीक्स। कुछ दिनों में या हफ्ते में ये स्टाई बगैर किसी इलाज के खुद ब खुद भी गायब हो जाती है। तो आपने इसको भी हैरान नहीं होना कि वो क्यों गायब हो गई, वो जहाँ पर ब्लॉकेज आ रही थी वो ओपन हो गई। फ्लूइड की ब्लॉकेज, ग्लैंड्स की ब्लॉकेज, छोटी छोटी जो कि टिनी कैपिलरी वेसल्स होती हैं, तो उनमें से ब्लॉकेज आई थी, वो निकल गई। तो वो अब क्या हुआ कि स्टाई आहिस्ता आहिस्ता डिजॉल्व होना शुरू हो गई। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्टाई। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्टाई। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्टाई। तो इसके बहुत सारे साइंस हैं। सबसे पहले लंप, एक लंप बन जाएगा छोटा सा, जिसको आप कहते हैं कि एक
बम्प या लंप, एक स्वेलिंग आ जाएगी, लंप ऑन अपर आईलिड या लोअर आईलिड, अपर या लोअर आईलिड पर लंप का बन जाना, टॉप और बॉटम, टॉप टॉप पर या बॉटम ऑफ आईलिड पर, टॉप पर या बॉटम ऑफ आईलिड पर इसका बन जाना स्वेलिंग का, ये भी पहला साइन है। लोकलाइज्ड स्वेलिंग दूसरा, लोकलाइज्ड स्वेलिंग, लोकलाइज्ड स्वेलिंग, लोकलाइज्ड स्वेलिंग शुरू हो जाती है, आंख के इर्द गिर्द स्वेलिंग आ जाएगी। लोकलाइज्ड पेन, वहीं थोड़ी सी जगह पर आपको पेन महसूस होगा, लोकलाइज्ड पेन, उसी बम्प में या लंप में आपको पेन महसूस होता है, उसको हाथ लगाएंगे तो वो सख्त होता है, टेंडरनेस, टेंडरनेस, हाथ लगाने से वो क्या महसूस होता है, टेंडरनेस, और वो देखने में रेड होगा, रेडनेस, देखने में रेड महसूस होगा, रेडनेस जिसे हम कह सकते हैं, रेडनेस। उसके बाद बर्निंग इन द आई, आंखों में जलन महसूस होगी, बाजू का ड्रॉपीनेस ऑफ द आईलिड, बाजू का तो थोड़ा ज्यादा बन जाता है, ऐसा लगता है जैसे एक आंख के आईलिड्स ड्रॉप कर गए हैं, आंख बंद हो रही है, ड्रॉपीनेस ऑफ द आईलिड्स, स्क्रैची सेंसेशन ऑन द आई बॉल, आई बॉल के अंदर ईचिंग महसूस होती है, खारिश, स्क्रैची सेंसेशन ऑन द आई बॉल्स, ब्लर्ड विजन, जाहिर है आंख का जब एक वहां पर बम्प बनेगा तो वो आंख को देखने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी ब्लर्ड विजन आना शुरू हो जाएगी, ब्लड थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है जैसे मुझे मध्यम नजर आ रहा है, ब्लर्ड विजन। उसके बाद म्यूकस डिस्चार्ज इन द आई, म्यूकस डिस्चार्ज इन द आई, आंख से आपने देखा कि वाइट वाइट किस्म का डिस्चार्ज आना भी शुरू हो जाता है, इरिटेशन ऑफ द आई, इरिटेशन, दिल करता है कि हर वक्त बंदा आंख को मलता रहे, आंख के अंदर इरिटेशन आती रहती है, ये तमाम साइन एंड सिम्टम्स हैं, इरिटेशन। लाइट सेंसिटिविटी, लाइट सेंसिटिविटी, जब स्टाई बनी होती है तो आप किसी रोशनी की तरफ देखना आपको अच्छा नहीं लगता, अब सेंसिटिविटी हो जाती है, बंदा किसी तेज रोशनी की तरफ नहीं देख सकता। टीयरिंग, टीयरिंग, बाज़ औक़ात उसमें से आंख में से पानी आंसुओं की सूरत में लैक्रिमेशन या टीयरिंग स्टार्ट हो जाती है। डिस्कम्फोर्ट ड्यूरिंग ब्लिंकिंग, डिस्कम्फोर्ट ड्यूरिंग ब्लिंकिंग, जब आप आंख को ब्लिंक करते हैं, ब्लिंक, उसमें आपको डिस्कम्फोर्टेबिलिटी, यानी कि आप थोड़ा सा अपने आप को डिस्कम्फोर्ट महसूस करते हैं, ब्लिंक करने में ना ऐसे लगता है जैसे आंख के अंदर कोई चीज इरिटेट कर रही है, ब्लिंकिंग में आपको डिस्कम्फोर्टी महसूस होती है। जब इसमें से 5-7 भी आपको याद रह जाए तो कोई मसला नहीं। सेंसेशन ऑफ फॉरेन बॉडी इन द आईज, होती नहीं है लेकिन आपको ऐसे महसूस होता है जैसे कोई फॉरेन बॉडी मेरी आंख में पड़ी हुई है, सेंसेशन ऑफ फॉरेन बॉडी इन द आई, आंख के अंदर जैसे कोई फॉरेन बॉडी एग्जिस्ट कर रही है, फॉरेन बॉडी पड़ी हुई है, सेंसेशन ऑफ फॉरेन बॉडी इन द आई, ये इसके मुख्तसर से साइन सिम्टम है। मैंने पहले भी अर्ज किया कि मुख्तसर टॉपिक है, और लेकिन दोनों हवालों से एग्जाम में भी 8 नंबर का आ सकता है। इन टॉपिक्स को डिस्कस, मैंने नोट्स तो आपको भेज दिए थे, डिस्कस करने का मतलब ये होता है कि जो जिन स्टूडेंट ने आज क्लास ली है तो इंशाल्लाह इनको थोड़ा सा याद रहेगा, तो याद, तो आपको याद रहेगा, तो आपको लिखने में जो है वो आसानी हो जाएगी। अब इसकी मेडिकल टर्म क्या है, स्टाई के लिए मेडिकल टर्म क्या यूज करेंगे, शाबाश, हाउडियोलम, हॉर्डियोलम, शाबाश, पढ़ेंगे इसको हॉर्डियोलम, लिखेंगे HORDEOLUM, हॉर्डियोलम। कोई बताएगा कि भाई इसकी एटियोलॉजी में कौन से ग्लैंड्स
कारफरमा होते हैं, इसके काजेज में, इसकी एटियोलॉजी में। Glands of these. शाबाश, लिख के दे दें, अगर कोई कैमरे उसका मकसद माइक का इशू है तो बाकी लोग लिख के दे दें। शाबाश। कौन कौन सी Moles ग्लैंड, glands. कौन कौन से ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं जी? Glands of these बताए थे। ठीक है, Moles gland और meibomium glands. ठीक है, शाबाश सोबिया। मोल्स ग्लैंड्स, माइबोमियन, इसको ऐसे पढ़ना है, माइबोमियन, माइबोमियन ग्लैंड्स और ग्लैंड्स ऑफ जीस। एक दफा पढ़ने में मुश्किल आएगी, जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो फिर ठीक हो जाएगा। ग्लैंड्स ऑफ जीस, मायोबियम ग्लैंड्स, और तीसरे हो गए मोल्स ग्लैंड्स। अच्छा, कितनी टाइप्स की स्टाई बन जाएंगी? 4. शाबाश, कौन कौन सी? Internal style, हाँ external हाँ, और upper lip अपर और आई lower लिड lip. और लोअर लिड। ठीक है, अपर लिड और लोअर लिड, 4 किस्म की स्टाइज बन जाती हैं। एक एक साइन एंड सिम्टम आप लिख के मुझे भेजें। शाबाश। साइन एंड सिम्टम स्टाई की एक एक जो है वो आप लिखें कि कौन कौन सी आपको इलामात महसूस होंगी पेशेंट में। शाबाश। जरमीना इलाई हैं? अच्छा, अभी आई हैं मेरे ख्याल में। डॉक्टर जरमीना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन है जी? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। सर वो मेरा भाई। अच्छा, आपने भाई को कहा कि भाई सारा अगर बुलाए तो मुझे बुला लेना। शाबाश। ठीक है नहीं जरमीना। सर, अच्छा, तो सोबिया निसार, बर्निंग रेडनेस। शाबाश, ठीक है। और कौन सी सिम्टम आएगी बेटा? हाजिरी के लिए तो लागे ना किया करें, मैंने आपको पहले भी कहा है। अब आप फाइनल ईयर हैं, मैं इस पोजीशन पे आपको अटेंडेंस के लिए नहीं पढ़ा रहा, खुदा गवाह, अटेंडेंस के लिए नहीं पढ़ा रहा। अटेंडेंस को आप, वो तो एक फॉर्मेलिटी है, लेनी होती है, लेकिन आप अटेंडेंस के लिए लागे ना करें। बर्निंग रेडनेस, स्वेलिंग, लंप ऑन अपर एंड लोअर आईलिड्स, ब्लड विजन, इरिटेशन। शाबाश, ठीक है। हफ्जा असलम आप बताएं भाई। अतीका आप बता दें। तैनात अहमद, सना, इमराना, है यस कोई? सर। जी जी, हफ्जा असलम, ब्लड यस विजन। सर, इधर शाबाश, ही है। शाबाश, ठीक हो गया। और हफ्जा असलम है? अच्छा, हफ्जा असलम इरिटेशन बता रही है। शाबाश, ठीक है। बस आप जाग रही हैं, बस यही काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपके साथ एक रेपरेटरी की स्क्रीन शेयर करूंगा। ठीक हो गया जी, माना भी, शाबाश। थोड़ा सा ताकि आपको इसका आइडिया भी हो जाए। ये आ, अपना रेपरेटरी है। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की रेपरेटरीज आ रही होती है, जिसमें आपकी मर्फी रेपरेटरीज है, आपकी कैंट रेपरेटरीज है, आपकी सेंसिस रेपरेटरीज है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये आइज और आइज में स्टाइज आ रही है। हार्डनेस, साइड्स, स्टाइज आफ्टर। बस जस्ट आपको समझाने के लिए इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि साइड्स यानी आंख की जगह हार्ड हो जाए, आई साइड्स, हार्डनेस आफ्टर स्टाई, स्टाई के बाद अगर वो जगह हार्ड हो जाए तो ये जो ब्लू वाली आ रही होती है ना, ये टॉप ग्रेड, इनकी 4 नंबर होते हैं। इस हर उसमें रेपरेटरी में थोड़ा फर्क होता है। जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें कलर आ रहे होते हैं। तो अगर आप देखें तो ये कलर आ रहे हैं, स्टेफिसगेरिया और सीपिया, ये जो ब्लू में आ रहे होते हैं। इनकी बेटा 4 मार्क्स होते हैं, 4। इस प्रोग्राम में पहले कोई भी आप प्रोग्राम यूज कर रही हैं या आप रेपरेटरी देख रही हैं तो पहले ये देखा करें कि उसकी रेटिंग कैसी है। आमतौर पर जो हार्ड कापीज होती हैं
रेपरेटरीज की, उनमें 3 कैटेगरीज होती हैं। एक सिंपल कॉमन फॉन्ट में लफ्ज लिखा होता है जिसका 1 नंबर होता है, एक इटैलिक में लिखा होता है जिसके 2 नंबर होते हैं, और एक बोल्ड होता है जिसके 3 नंबर होते हैं। आम रेपरेटरीज की ये रेश होती है, लेकिन जब से ये सॉफ्ट कॉपी आई है तो ये कलर दे देते हैं। अब ब्लू वाले जो है ये 4 कलर, इनकी इन सबसे ज़्यादा रेटिंग है। अब अगर मुझे कोई ऐसा केस मिल जाए कि जिसमें स्टाई हार्ड हो तो मैं स्टेफिस और सीपिया को प्रेफर करूँगा। फिर सिलिशिया, ग्रेफाइट्स, कैलकेरिया, इनके 3 नंबर हैं। थूजा। अच्छा, ईचिंग इन फ्लेम टू अ स्टाई एज इफ इट वुड, यानी स्टाई के बाद ईचिंग हो और वो एसिड के जैसे वो इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो एम्ब्राग्रेसिया जो हमारी मेडिसिन, लेकिन इसकी अब देखना ये सादी जुबान में लिखा हुआ तो इसका सिर्फ 1 नंबर है, 1 नंबर। मुख्तलिफ इस तरीके से आप इसको पढ़ती जाएंगी, मैं किसी और मशहूर जगह पे आ जाऊँ। अब ये आ गई है स्टाइज, ये स्टाइज लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट साइड्स की अगर स्टाई होगी तो उसमें एपिस मेलिफिका, बेराइटा कार्ब, हाइपेरिकम और रेस्टॉक्स, ये अब मुझे 3 ग्रेड्स 3 नंबरों वाली रेमेडीज मिल रही हैं, मैं इनको ज़्यादातर जो है वो यूटिलाइज कराऊंगा। और अगर वो राइट साइड की स्टाई है तो उसमें आपने देखा होगा नेट्रम और सेनिगो है, ये हम यूज़ करेंगे। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर स्टाइज ओपन एयर में अमेलोरेट करे तो पल्सटीला, ये वैसे भी पल्सटीला का खासा है, जब भी मरीज ओपन एयर में जाता है उसको सुकून आता है। तो ओपन एयर में जाने से अगर स्टाई ठीक होगी तो वहां पर क्या आ जाएगा, पल्सटीला आ जाएगी। अच्छा, मेरी आवाज आपको आ रही है? प्लीज मुझे कंफर्म कर दें। ज़ारा, ज़ारा आवाज आ रही है? यस सर। आ रही है बेटा? जी सर, आवाज आ रही, थोड़ा सा जूम कर दें बस स्क्रीन को। नहीं, आवाज ठीक आ रही है और स्क्रीन भी आ रही है? हेलो, जी सर आ रही है, लेकिन थोड़ा जूम कर दें स्क्रीन। जूम कर दूं? है तो ये फुल जूम इस वक्त। अच्छा, अब इसमें एक ये देख लें, ये आ रहा है स्टाइज बिफोर मेंसेस। ये इस तरह की इलामात होती है ना जो बाज़ औक़ात आपको टिपिकली पेशेंट में मिल जाती हैं। अब मसलन ये एक सिंगल रेमेडी की जो है ना वो है रूब्रिक है, अगर स्टाइज मेंसेस से पहले किसी पेशेंट को आती हैं तो एगेरिकस। अब उसमें हमें एक मेडिसिन से भी हमारा काम चल सकता है, एगेरिकस। स्टाइज, रेडनेस ऑफ लिड्स, सीपिया, रूमेटिज्म का अटैक हो तो ये वाली मेडिसिन, स्वेलिंग हो तो ये वाली। अब स्टाइज अपर, अपर लेफ्ट, स्टाइज अपर भी हो, मैंने आपको 4 टाइप्स पढ़ाई थी ना, अपर लोअर, और एक लेफ्ट राइट भी होती है, बाजू का स्टाइल जो है वो लेफ्ट आंख की होती है, बाजू का राइट की। तो अब अगर अपर है और लेफ्ट है तो ये वाली मेडिसिन ज्यादातर जो है ना वो फेवरेबल होगी। अपर लेफ्ट उडीमा, उसके साथ अगर उडीमा है तो ये ले है। अपर राइट, अपर राइट है तो ये है। इसी तरीके से लोअर, लोअर पर जो है ना वो आपकी एपिस है, ब्रायोनिया है, फेरम है, पेरिकम है। तो ये तमाम चीज़ें हमें रेपरेटरी की मदद से मिलती हैं। अब अगर आई में ट्यूमर बन जाए, सिस्ट बन जाए, ट्यूमर ग्लैंड्स, इन ग्लैंड्स का ट्यूमर बन जाए तो फिर ये वाली मेडिसिन आ जाएगी। अच्छा, रिपीटेड स्टाइज में यहाँ पर कहीं आएगा, अक्सर स्टाइज का ये मसला होता है कि वो रिकरेंट होती रहती है, तो रिकरेंसी में स्टेफिस गेरिया को आपने याद रखना है। ये स्टेफिस जो अक्सर लोगों का ये आ रही है, ये मिल भी गई है, ये स्टाइज रिकरेंट, रिकरेंट। अब इसमें सल्फर टॉप ग्रेड रेमेडी है और सल्फर के साथ आपकी स्टेफिस बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्टेफिस, सल्फर और स्टेफिस आप देंगे तो ये जो बार बार स्टाइज रिकरेंट करती हैं ये है। ये देखिए स्टाइज साइड्स, स्टाइज रिकरेंट वन आफ्टर अनदर, यानी एक दफा ऊपर बनती है फिर नीचे बनती है, एक दफा राइट एक लेफ्ट। ये जो है ये इसकी सिर्फ एक मेडिसिन है, स्टेफिस। साइड्स
साइड्स टाइज रिकरेंट वन आफ्टर अनदर, एक ही जगह पर स्टाई बनेगी और ठीक हो जाएगी, फिर बनेगी। ये केस मैंने भी देखे हैं, प्रैक्टिकली आपको ये केस मिलते हैं, और उसमें स्टेफिस एग्रियस सिर्फ सिंगल रेमेडी आ रही है। अच्छा, बाज़ औक़ात एक मरीज कहते हैं जी मुझे कभी राइट पे होती है, कभी लेफ्ट पे होती है, तो कभी राइट और कभी लेफ्ट हो तो उसके लिए लेग के नम वैसे भी जहाँ पर भी ये याद रख लें, लेग के नम का खासा आखिरी मिनट रह गया है, कोई भी बॉडी की सिम्टम कभी राइट कभी लेफ्ट अल्टरनेट करके आएगी, तो लेग के नम कोई भी बीमारी हो। तो अब देखें इसमें स्टाई में भी उसको ये लिखा है, स्टाइज साइड्स अल्टरनेटिंग साइड्स लेग के नम, तो जो कुटिया के दूध से बनती है लेग के नम मेडिसिन। तो ये थोड़ी सी इसकी मेडिकेशन भी थी, मैंने कहा चलो थोड़ा सा आपको रेपरेटरी का भी नो हाउ हो जाएगी। इस तरीके से आप रेपरेटरीज को पढ़ा करें ना, तो फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर ये बड़ा फायदा होता है कि आप रेपरेटरी में मेडिसिन देख के फिर मटीरियल मेडिका में जाके पढ़ें, तो फिर आपको पेशेंट्स की पिक्चर उसमें से नजर आना शुरू हो जाती है। रेपरेटरी का ये मतलब नहीं कि अब यहाँ से मैं उठा के दवाई दे दूंगा, इन मेडिसिन को फिर मटीरियल मेडिका में जाके पढ़ेंगे तो फिर उनको अपने पेशेंट्स के साथ हम मैच करेंगे। तो आज इतना काफ़ी है, टाइम भी ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह वेडनेसडे को हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा साथ रेपरेटरी और कोई रिपोर्ट्स को भी हम डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि अब आपका तो वैसे भी आखिरी सेशन है, इसमें कोई रिपोर्ट्स हो गई, टर्मिनोलॉजीज हो गई या रेपरेटरीज हो गई, जितना हो सके